So hello everyone, this is Anjali and welcome back to my YouTube channel Storyteller अनु। आज हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक हौसलों के सफर के बारे में। 13 IPS ऑफिसर पर बेस्ड ये बुक बहुत ही अमेजिंग है और इस बुक का रिव्यू मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किया है और इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। बट बहुत सारे लोगों ने इस बुक के रिगार्डिंग मुझे कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ इस बुक की PDF सेंड कर दीजिए। तो मैं यही कहूँगी कि इस बुक का मेरे पास PDF तो नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं पूरी तो मेरे पास एक सोल्यूशन जरूर है। एक्चुअली मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है कि 295 पेजेस की इस बुक की मैं पिक्चर्स क्लिक करा सकूँ सो दैट मैं उसका PDF बना के आपको सेंड कर दूँ। सो अगर मैं ये काम मैं खुद करूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा कि मैं 295 पेजेस की सबसे पहले तो पिक्चर्स क्लिक करूँ, फिर उनका PDF बनाऊँ एंड फिर आप लोगों ने जितने भी लोगों ने मेरे को बोला है उन सबको सेंड करूँ। सो एक सोल्यूशन है मेरे पास। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसका क्या करूँ एंड देन मेरे माइंड में क्लिक किया कि क्यों ना मैं इस बुक का ऑडियो बुक रिकॉर्ड करूँ एंड अपने चैनल पे शेयर करूँ। एक्चुअली ये आइडिया भी मेरा पर्सनल नहीं था, मुझे मेरे चैनल पे ही आप लोगों में से किसी ने ये आइडिया दिया था कि मैम प्लीज़ आप ऑडियो बुक रिकॉर्ड कीजिए या एक बार ट्राई कीजिए। सो मैं उस चीज़ को भी ट्राई करना चाहती हूँ एंड तो इसी बहाने आप लोग इस बुक को भी पढ़ लेंगे एंड मैं एक नया एक्सपेरिमेंट भी कर लूँगी। सो दैट्स वाई सो टुडे आई एम ट्राइंग दिस। एक्चुअली ये बुक 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सो मैं डेली एक चैप्टर का ऑडियो बुक रिकॉर्ड करके मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगी एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, बट कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा सो दैट मुझे ये पता चल सके कि जो मैं कर रही हूँ या जो ऑडियो बुक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो कैसा है। सो स्टार्ट करते हैं इस ऑडियो बुक को एंड प्लीज़ एंजॉय। सो थैंक यू सो मच। तो इस किताब हौसलों के सफ़र की ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस किताब में 13 चैप्टर्स हैं जिसमें 13 चुनिंदा IPS अफसरों के साहसिक कारनामों की दास्तान को बयां किया गया है। तो हम हर रोज़ एक चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस किताब के पहले ही पृष्ठ में कृष्णचंद्र जी ने एक प्रश्न उठाया है। तो सबसे पहले तो मैं उससे शुरुआत करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तुमने क्या किया। किसी से सच्चे दिल से प्यार किया, किसी दोस्त को नेक सलाह दी, किसी दुश्मन के बेटे को मोहब्बत की नज़र से देखा। जहाँ अंधेरा था वहाँ रोशनी की किरण ले आए। जितनी देर तक जिए इस जीने का क्या मतलब था। अब शुरुआत करते हैं इस किताब के चैप्टर से पहले लिखे गए प्रवेश पूर्व की। प्रिय पाठकों, आज हम सब अब्राहम लिंकन को अमेरिका के एक सफल राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं, लेकिन क्या आप इसके पहले की कहानी जानते हैं। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में तमाम समस्याओं के झंझावत झेले। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, अत्यंत विकट परिस्थितियों में अपने दम पर पढ़ाई की, नौकरी की वह छूट गई, व्यापार किया उसमें असफल रहा, जिससे प्रेम किया उसकी मृत्यु हो गई। गंभीर डिप्रेशन ने उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वैवाहिक संबंध अत्यंत कटु रहे। राजनीति में कई बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और अंततः एक दिन असफलताओं से जूझ रहे इस व्यक्ति का संघर्ष एक मुकाम पाता है और वह अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ऐसे ही आपने प्रसिद्ध कार कंपनी फोर्ड का नाम सुना होगा। इसके संस्थापक हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे, लेकिन आज उनकी कंपनी कार निर्माताओं की दुनिया में एक अलग महत्व रखती है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे आसपास भी होते हैं, जहाँ तमाम विपरीत परिस्थितियों से निकलकर कोई व्यक्ति एक लक्ष्य हासिल करता है। ऐसे सभी प्रसंगों में दो बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि जो व्यक्ति विकट परिस्थितियों से घबराकर हथियार डालने की बजाय लड़ता है, अंततः वही जीतता है। और दूसरी यह कि ऐसे विजेता लगातार अपने लक्ष्य का विस्तार करते रहते हैं। लिंकन का ही उदाहरण देखिए तो राष्ट्रपति बन जाने मात्र से वे संतुष्ट नहीं हो गए, बल्कि यहाँ से अपनी सफलता की नई यात्रा पर निकल पड़े। आज हम लिंकन को इस नई यात्रा के लिए ही याद करते हैं। दरअसल एक निश्चित समय के बाद हर मंजिल एक पड़ाव बन जाती है और फिर हम वहाँ से एक नई मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। सफलता की यात्रा ऐसी ही होती है, निरंतर चलायमान।
साथियों, भूमिका के रूप में इस प्रसंग को आपसे साझा करने का एक खास उद्देश्य है। इसमें यह बात तो निहित है ही कि आप इससे प्रेरणा लें और आप में प्रतिकूलताओं पर विजय पाने का हौसला जगे, पर जरूरी यह भी है कि आपकी यात्रा किसी खास पड़ाव तक ही सीमित ना होने पाए और हर नया पड़ाव आपको नए लक्ष्य की ओर उन्मुख करे। प्रस्तुत पुस्तक भी इसी दूसरे सिरे की कहानी है, जिसमें संघर्ष की गाथा है, बदलाव का जुनून है और कभी ना हार मानने का मादा भी है। यह पुस्तक कुछ ऐसे चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों की जिंदगी से होकर गुजरती है, जिन्होंने ड्यूटी को ना सिर्फ नौकरी की औपचारिकता भर नहीं समझा, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक बदलाव के एक माध्यम के रूप में भी अपनाया। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग लोगों पर रौब गांठने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने में किया। लेकिन क्या ऐसा करना हमेशा आसान ही होता है? जैसे जैसे आप इनकी कहानियों से गुजरते जाएंगे, आप पाएंगे कि यह सफ़र तमाम जटिलताओं से होकर तय होता है। इसमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का द्वंद्व, पारिवारिक दूरी, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दबाव, जान का संकट जैसी तमाम चुनौतियां होती हैं। किंतु एक बार जब अपने कर्तव्य पथ पर चलने का निश्चय कर लिया जाए, तो ये तमाम चिंताएं क्षणिक सिद्ध होती हैं। चाहे मुंबई हमले में आतंकवादियों से लोहा लेना हो, या हाशिए पर खड़े लोगों में शिक्षा का प्रसार करना हो, या फिर देश की सुरक्षा के लिए अंडर कवर एजेंट का खतरा उठाना हो, ये जाबाज अधिकारी हर जगह मुस्तैद रहे हैं। इस पुस्तक के बारे में एक बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि यह पुस्तक किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में नहीं है। इसकी पहली वजह तो यह है कि एक ही पुस्तक में सभी अधिकारियों का संपूर्ण जीवन विवरण दे पाना संभव नहीं था, और दूसरी बात यह है कि ऐसा करना हमारा उद्देश्य भी नहीं था। हमने ना तो किसी व्यक्तित्व के कार्यों का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया है और न उसके नितांत निजी जीवन के संवेदनात्मक पहलुओं का उल्लेख करने की कोशिश की है। पुस्तक में हमने उनकी नौकरी और जिंदगी के कुछ उन प्रसंगों को शामिल किया है जहां उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर अपना कर्तव्य निभाया, जहां उन्होंने अपने संघर्ष से बाधाओं का कद छोटा कर दिया, जहां वे एक उम्मीद की किरण के रूप में नजर आए और सकारात्मक बदलाव के वाहक बने। और अंत में इस पुस्तक से जुड़े सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता अर्पित किए बगैर बात पूरी नहीं की जा सकती। इस कामिल सूरत तक पहुंचने से पहले ये किताब कई पायदानों से होकर गुजरी है। इसकी रूपरेखा करीब 4 साल पहले तैयार हो चुकी थी। उस वक्त हमारी कमिश्निंग एडिटर सुमन परमार ने इस किताब के लिए प्रकाशन क्षेत्र के कई नामचीन लेखकों और संपादकों को जोड़ा था। लेखन संपादन के कई चरणों, विविध साक्षात्कारों और विभिन्न सूक्ष्म अवलोकनों के बाद ये कोशिश मुकम्मल हुई है। कई डिजाइनर्स और प्रूफ शोधकों ने इसे शोभित सुसज्जित किया। अब ये पुस्तक जिस स्वरूप में आप तक पहुंच रही है, इसमें यह तय करना मुश्किल है कि आप इसका मूल स्वरूप क्या था, यहाँ तक पहुंचने में किन किन लोगों की कितनी भूमिका रही। इस लंबे समयांतराल में कई लोग जिन्होंने इस पर काम किया हमारे संपर्क में नहीं रहे। बहुत संभव है कि एक एक की भूमिका को इंगित करने में हम कुछ लोगों को उचित महत्व ना दे पाए और सहज स्मृति दोष से कुछ बिसर ही जाएं। इस सूरत में यही कहना मुनासिब होगा कि इस पुस्तक को मुकम्मल करने में जिन लेखकों, संपादकों, प्रूफ रीडर्स, डिज़ाइनर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स का योगदान रहा है, हम उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह आप जैसे सदी हुए लेखकों की लेखनी का ही चमत्कार है कि वर्णित घटनाएं जीवंत हो गई हैं। आप सभी का आभार। कृतज्ञता उन अधिकारियों के प्रति भी जो इस पुस्तक के प्रेरणा स्रोत बने, तथा विशेष रूप से उनके प्रति जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात की, जिससे हम उनके बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएं और उनके सफ़र की कहानी के स्वरूप में ढाल पाएं। अब पुस्तक आप पाठकों के हवाले है। आप पढ़ें और हमें बताएं कि हमारा यह नया प्रयास आपको कैसा लगा। आपकी प्रशंसा हमें इस दिशा में और आगे बढ़ने की हिम्मत देगी, तो आपकी आलोचना और बेहतर करने की प्रेरणा। आप अपनी बात हमें 8130392355 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। शुभकामनाओं सहित संपादक, पंख दृष्टि पब्लिकेशन समूह का एक उपक्रम। अब शुरू करते हैं इस किताब के पहले चैप्टर, एक अमिट संस्था, BN लाहिड़ी।
वक्त हर पल नई कहानियां लिख रहा है, ऐसी कहानियां जो आने वाले समय के लिए मिसाल का काम करेंगी। ऐसी ही कहानियां नए समय के किरदार गढ़ेंगी, उन्हें हिम्मत देंगी और आगे बढ़ते रहने का मकसद सुझाएंगी। ये जड़ें अपने आप नहीं जमती, इन्हें जमाते हैं कुछ ऐसे जुनूनी लोग जिन्हें भरोसा होता है खुद पर कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। ये अपने आसपास की दुनिया को पहले से खूबसूरत बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। ऐसे लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं कि आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अपने पीछे वे छोड़ जाते हैं बहुत सारी यादें और कहानियाँ जो भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बन जाती हैं। दरअसल उनकी पूरी ज़िंदगी, हर एक उपलब्धि, यहाँ तक कि उनकी असफलताएं भी सीख देती हैं। उनके संघर्ष की कहानियाँ जहाँ हमें निरंतर जूझने की ऊर्जा देती हैं, वहीं उनकी सफलताएं एक दिन जीत जाने का विश्वास। ऐसी ही एक कहानी है विश्वनाथ लाहिड़ी की, जिन्हें B.N. लाहिड़ी के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेजी शासनकाल के उन आला भारतीय अधिकारियों में से थे जिन्हें सुदृढ़ हाथों में नए नए स्वतंत्र हुए भारत की बदलती व्यवस्था ने आकार पाया था। लाहिड़ी ने पुलिस सेवा की कठिनतम परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए 1923 में पहली नियुक्ति पाई। वे भारत के सबसे बड़े प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, के प्रथम भारतीय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किए गए। उस समय आज की तरह उच्च पदों पर ना तो इतने अधिकारियों की भरमार हुआ करती थी, ना ही ज़रूरत समझी जाती थी। पुलिस की कार्य प्रणालियाँ, कार्यभार बांटने की व्यवस्था, कार्य करने के तौर तरीके सब भिन्न थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन प्रणाली और कानून व्यवस्था की नींव रखने वाले B.N. लाहिड़ी ही थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने भी अनेक अवसरों पर लाहिड़ी साहब की प्रतिभा, उनकी कार्यकुशलता और उनके समर्पण को सराहा था। अब सवाल उठाना लाजमी है कि आखिरकार उनमें ऐसी क्या खूबी थी जिसने उन्हें अपने समकालीन अधिकारियों से पृथक और विशिष्ट बनाकर भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं के इतिहास में अमर कर दिया। तो जवाब है उनके सीखने की कभी ना खत्म होने वाली भूख। हर अधिकारी अपने कार्यकाल में न जाने कितने ही लोगों से मिलता है, उनकी फरियादें सुनता है, कुछ का विवरण कर पाता है तो कुछ का जवाब उनके पास नहीं होता। आखिरकार हर अधिकारी होता तो इंसान ही है, गलतियां उससे भी होती हैं, पर सवाल यह है कि वह उन गलतियों पर पर्दा डालने में ज़्यादा विश्वास रखता है या उनसे सीखकर आगे बढ़ने में। बेशक लाहिड़ी साहब दूसरे किस्म के इंसान थे। घटना 1934 की है। वे फर्रुखाबाद में SP के पद पर नियुक्त थे। वहाँ देवोत्थान एकादशी के दिन जुआ खेलने का चलन था। माना जाता था कि उस तिथि पर जुआ खेलने वाले साल के लिए अच्छा भाग्य लेकर आएगा, लेकिन जुआ खेलना गैर कानूनी था और इसी सिलसिले में वहाँ का कोतवाल मोहम्मद अयूब लाहिड़ी साहब के पास पहुँचा। अयूब हस्ताक्षर करवाने के लिए अपने साथ कुछ वारंट भी लाया था। वारंट सादे थे, यहाँ तक कि जहाँ छापा मारा जाना था उन घरों की चौहद्दी तक की जानकारी उनमें नहीं भरी गई थी। लाहिड़ी साहब को यह बात अटपटी लगी। उन्होंने अयूब से इस बारे में सवाल भी किया। अयूब का जवाब था, जुआ खेलने वाले अपने ठिकाने गुप्त रखते हैं, ठिकानों का जैसे जैसे पता चलता जाएगा मैं उन्हें भरता चला जाऊंगा। लाहिड़ी साहब कोतवाल की कुटिलता समझ ना सके। उन्होंने उस पर भरोसा करते हुए सादे वारंट पर दस्तखत कर दिए। निर्धारित दिन धरपकड़ भी की गई, पर यह कार्यवाही गलत तरीके से की गई। कई लोग पकड़े गए, जिनमें से एक काफ़ी संपन्न परिवार से था। लाहिड़ी साहब तब आश्चर्य में पड़ गए जब उनको उस मामले में गवाही देने के लिए बुलाया गया। निर्धारित दिन लाहिड़ी साहब अदालत पहुंचे। उन्हें काफ़ी आदर के साथ वहां बिठाया गया। अभियुक्त पक्ष के वकील उनके पास आए और वारंट दिखाते हुए पूछा, क्या ये आपके हस्ताक्षर हैं? लाहिड़ी साहब ने पूरे विश्वास के साथ कहा, जी हाँ। अभियुक्त पक्ष के वकील का अगला सवाल था, फिर तो आपने हस्ताक्षर वारंट पढ़कर ही किए होंगे। इस सवाल ने लाहिड़ी साहब को गहरे द्वंद्व में फंसा दिया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। उनका एक जवाब सरकारी पक्ष को बिल्कुल कमज़ोर कर देता, भरी अदालत में उन्हें मजाक बना देता। सामने बैठे जज से घुड़की मिलना भी तय था।
और इन सबसे बढ़कर उनकी बेइज्जती होती सो अलग, मगर इन सबसे एक झूठ बोलकर बचा जा सकता था। लाहिरी साहब ने जवाब दिया, जी नहीं, वारंट खाली था। वही हुआ जिसका डर था। केस कमजोर पड़ गया। अभियुक्त पक्ष के वकील की आंखों में जीत नाच रही थी। जज साहब के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन्होंने इस दुनिया के बाहर की ही कोई बात सुन ली हो। किंतु इन 5 शब्दों के जवाब ने गवाह के किरदार को इतना मजबूत कर दिया था कि B.N. लाहिड़ी अब लाहिड़ी साहब बनने की ओर एक और कदम बढ़ा चुके थे। देखा जाए तो इंसान के पास हर समय चुनाव करने की आज़ादी होती है। लाहिड़ी साहब की जिंदगी में भी ऐसे तमाम मौके आए जब वे सही और गलत के दोराहे पर खड़े थे, जहां सच को आसानी से बदला जा सकता था, जहां फकत किरदार की मजबूती और पक्की ईमान के बल पर फैसला लिया जा सकता था, या फिर भीड़ की मानसिकता अपनाई जा सकती थी। सक्रिय और समर्पित। बात मार्च 1930 की है। मिर्ज़ापुर के पास माची नामक एक गांव है। 3 तरफ से पानी के छीड़ सोतों और एक तरफ साल के जंगल से घिरे माची का भूगोल गोलाकार है, जिसकी पृष्ठभूमि में पहाड़ों की एक छोटी सी श्रृंखला है। उन दिनों माची में कई जातियों के लोग एक साथ रहते थे, किंतु ज़्यादातर आबादी खरवार जाति की थी। इसके अलावा वहाँ 2 मुसलमान, मोहम्मद बख्श और मोहम्मद हुसैन, तथा 2 ब्राह्मण बंधु बिंदेश्वरी और तपेश्वरी परिवार सहित रहते थे। आपस में काफ़ी प्रेम था, यहाँ तक कि उनके घरों के बच्चे बड़ों को आपस में चाचा मामा आदि कहकर बुलाया करते थे। कुल मिलाकर माची एक शांत और अपने आप में भरा पूरा गांव था, पर जंगल में आग लगने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी होती है। मोहम्मद बख्श और तपेश्वरी में एक आपस मुकदमे को लेकर मनमुटाव हो गया। मनमुटाव अंदर ही अंदर दुश्मनी की शक्ल ले रहा था। अब हुआ यूं कि एक दिन मोहम्मद बख्श शिकार के लिए जंगल गया और उसे वहां किसी जानवर की टांग मिली। टांग हिरन की लगती थी, मानो किसी जानवर ने उसके शरीर के अन्य हिस्सों को खाकर टांग छोड़ दी हो। बख्श ने सोचा, बहुत लजीज होगा इसका मांस, पर मेरे लिए यह किस काम की। किसी भी तरह से यह टांग हलाल किए हुए हिरन की नहीं हो सकती, और मैं ठहरा 5 वक्त का नमाजी मुसलमान। यही सोचकर उसने टांग अपने हरवाहे ईश्वर को भेज दी। इस खरवार हरवाहे का एक बछड़ा खो गया था। ऐसे में उसे अनहोनी की आशंका हुई। इसी मसले पर सलाह मशवरा करने पर वह तपेश्वरी और बिंदेश्वरी के पास पहुंचा। उन दोनों को वो मौका मिल गया जिसकी ताक में वे जाने कब से बैठे थे। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने आसपास जमकर प्रचार किया कि मोहम्मद बख्श ने ईश्वर के बछड़े को मारकर उसके पास भेज दिया है, ताकि उसे खाकर उसकी जाति भ्रष्ट हो जाए। दोनों भाइयों ने खरवारों की एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें तय हुआ कि आसपास के गांवों से भी खरवारों को बुलाकर पंचायत कराई जाएगी। तपेश्वरी ने सांप्रदायिक तनाव भड़काते हुए एक पत्र लिखा, गाय को काटा गया है। जिस हिंदू भाई को पत्र मिले वह 4 और हिंदू भाइयों को पत्र लिखे, वरना उसे भी गौ हत्या का पाप लगेगा। बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। इस बीच एक और बात हुई। तपेश्वरी और बिंदेश्वरी ने वहां के तहसीलदार मजिस्ट्रेट को भी एक चिट्ठी लिख भेजी, और अगर उन्होंने आगामी शुक्रवार तक कोई कार्यवाही नहीं की तो पंचायत बुलाई जाएगी। पत्र में यह भी लिखा था कि शुक्रवार तक वह माची अवश्य आ जाए। पंचायत की सूचना पाकर आसपास के गांवों से सैकड़ों खरवार हथियारों से लैस होकर बृहस्पतिवार को दोपहर तक ही माची में जमा हो गए। रात को विश्राम करने के लिए छोटे छोटे गुट बनाए गए और पानी के सोतों के किनारे इंतजामात किए गए, मानो किसी युद्ध की तैयारी चल रही हो। मोहम्मद हुसैन बुरी तरह घबरा गया था। दोस्तों की चाल से अनजान वह उन्हीं के पास सलाह करने गया जिन्होंने ये सारा खेल रचा था। तपेश्वरी और बिंदेश्वरी ने उसे आश्वासन दिया कि उन दोनों के रहते कोई उसके परिवार को छू भी नहीं सकता। दोस्तों का आश्वासन पाकर मोहम्मद परिवारों ने गांव छोड़ने का इरादा बदल लिया। रात को सभी अपने घरों में सोए, पर किसी अनहोनी की आशंका से बख्श को रात भर नींद आई नहीं। अगले दिन प्राइमरी स्कूल में पंचायत बैठी और मोहम्मद बख्श को पेश होने के लिए कहा गया। बख्श ने खतरा भांप लिया था, इसलिए उसने पंचायत से दूर रहने का निश्चय किया। पंचायत इंतजार करते करते बेचैन होने लगी थी। बेचैनी गुस्से में बदलने लगी थी।
और तभी किसी ने जोर से कहा, इस नाफरमानी के लिए बख्श के घर को आग लगा देनी चाहिए। भीड़ एक आवाज पर खून की प्यासी हो चली थी। बख्श के घर को घेर लिया गया। शुक्रवार होने की वजह से सारे रिश्तेदार बख्श के घर नमाज पढ़ने इकट्ठे हुए थे। खिड़कियों और दरवाजों से किसी के निकलने की कोशिश इसलिए नाकाम रही क्योंकि भीड़ ऐसा करने वालों पर जानवरों की तरह डंडे बरसा रही थी। 6 लोग जिंदा जला दिए गए। एक मुसलमान व्यापारी जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वह भी इस आग की चपेट में आ गया। उधर हुसैन का भी यही हाल हुआ। उसे भी पंचायत में ना आने की सज़ा दी गई, पर उसकी बीवी बच्चों को यह कहकर छोड़ दिया गया कि गांधी जी का हुक्म है, औरतों और बच्चों पर हाथ ना उठाया जाए। उसके सामने हुसैन और बाकी लोगों का कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद बख्श इस खून खराबे से किसी तरह बचकर अपने मामा मोहम्मद इब्राहिम के यहाँ पहुंचा। दोनों ने पूनागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बख्श पर खौफ का असर ऐसा था कि थाने में रिपोर्ट लिखवाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। हेड कांस्टेबल ने एफआईआर दर्ज की और फौरन हेडक्वार्टर को तार भेज दिया। हेडक्वार्टर से 5 हथियारबंद सैनिक मौके पर भेजे गए। लाहिरी साहब, जो उस वक्त मिर्ज़ापुर के एसपी थे, किसी ज़रूरी काम से लखनऊ गए थे। लौटते ही उन्हें जब घटना की खबर मिली, उन्होंने एक इंस्पेक्टर के साथ 8 सिपाही और भेजे। उधर माची के बलवाई लाशों को ठिकाने लगाने में काम में लग गए। उनमें से एक आदमी जिसने उन्होंने मरा हुआ समझा था, दरअसल मरा नहीं था। वह लाशों के साथ ही बाहर निकाला गया और बीच रास्ते से भाग निकला। तपेश्वरी और बिंदेश्वरी को इतने पर भी सुकून ना था। उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर रया गांव में मोहम्मद इब्राहिम के घर पर भी धावा बोल दिया। इस बार उधर से भी कुछ तैयारी थी। जिसे जो हथियार मिला उठा लिया। भयंकर घमासान मचा। एक निजी मनमुटाव सांप्रदायिक तनाव बनकर कहर बरपा रहा था। मोहम्मद इब्राहिम का पक्ष कमजोर पड़ रहा था। वहां से जिंदगी अपना पाला उठाती मालूम होती थी कि तभी लाहिरी साहब को भेजा हुआ दस्ता वहां पहुंच गया। इब्राहिम के परिवार के जो लोग बचे थे, वे खुशी के मारे रो पड़े। उन्हें उम्मीद ना थी कि वे अगला सवेरा देखेंगे। कुल 70 लोग पकड़े गए। अगले दिन लाहिरी साहब पूनागंज थाना पहुंचे, जहां सारे बलवाई पकड़कर लाए गए थे। थाने में उन्हें मोहम्मद बख्श मिला, पर वह कुछ बता सकने की हालत में नहीं था। जब लाहिरी साहब को बहुत कोशिशों के बाद भी उससे कोई जानकारी नहीं मिली, उन्होंने खुद माची जाने का निश्चय किया। उस समय आज की तरह ना तो इतनी गाड़ियां होती थी और ना ही सड़कें। ज़्यादातर रास्ते बैलगाड़ियों से या फिर पैदल तय किए जाते थे। लाहिरी साहब 14 मील पैदल चलकर माची पहुंचे, लेकिन तब तक गांव खाली हो चुका था। बख्श का पूरा परिवार खाक हो गया था। लाहिरी साहब माची का निरीक्षण कर ही रहे थे कि उन्हें रैया में हुए एक हत्याकांड की खबर मिली। 14 मील की थका देने वाली यात्रा के बाद वे फिर 8 मील चलकर रैया पहुंचे। वहां की हालत देख लाहिरी साहब सन्न रह गए। आसमान धुएं से भरा जा रहा था। इब्राहिम के घर के अहाते में उसके कुछ रिश्तेदार मरे हुए थे, तो कुछ मरणासन अवस्था में पड़े थे। एक अजीब से सन्नाटे ने सारी जगह को घेर रखा था। लाहिरी साहब ने खुद वहां से लाशें उठवाने का इंतजाम किया। हिरासत में लिए गए 70 आरोपियों की निगरानी का परीक्षण करने के बाद अगली सुबह वे फिर माची पहुंचे। हालात का और करीबी जायजा लेकर उन्होंने खुद पूछताछ शुरू की। इस बात का भी ख्याल रखा कि दंगा और आगे ना फैले। हर आरोपी धर्म के विरुद्ध हो रहे कार्य को रोकने का हवाला देकर खुद को निर्दोष बता रहा था। लाहिरी साहब ने 1 हफ्ता माची में कैंप किया। वे खुद बयान लेते, शक्ति से पूछताछ करते और रात में संबंधित घरों में चल रही छापेमारी पर जाते। इसी छापेमारी में तपेश्वरी और बिंदेश्वरी भी पकड़े गए। लाहिरी साहब की अथक और बेखौफ जांच से 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बिंदेश्वरी और तपेश्वरी समेत 19 को मृत्यु दंड मिला तथा अन्य 50 को विभिन्न धाराओं के तहत सजा हुई। यह केस एक साथ कई बातों पर हमारा ध्यान खींचता है। यह जरूरी है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी विवेक से काम लें, शांति बनाए रखें और चौकन्ने रहें। ऐसी परिस्थितियों में दबाव के आगे घुटने टेक देना सहज है, कठिन है फर्ज की राह पर चलना।
पर कहते हैं ना, आसान रास्तों पर चलने वाले तारीखों का हिस्सा हो जाते हैं और मुश्किल राहों को पार करके खुद तारीखें बनाते हैं। लाहिरी साहब की सूझबूझ से दंगा न केवल 2 गांवों तक सीमित रहा, बल्कि भीड़ को भड़काने वालों की बुरी तरह धरपकड़ हुई, उन्हें सजा मिली और पीड़ितों को न्याय मिल सका। संतुलित और विवेकवान। लाहिरी साहब उन चंद अफसरों में थे जो भारतीय होते हुए अंग्रेजी शासन में उच्च पदों पर आसीन हो पाए। उनके अधीनस्थ कई अंग्रेज भी थे और उनका सबका रोज ही आला अंग्रेज अफसरों से होता था। जाहिर सी बात है, कई बार ऐसे अधिकारियों से भी उनका पाला पड़ता था जिनका रवैया भारतीयों के प्रति ठीक नहीं था। भारत में अंग्रेजी हुकूमत आखिरी सांसें गिन रही थी। ऐसे में भारतीय अधिकारियों पर दोहरी मार थी। अपने देश वाले उन्हें देशद्रोही समझते थे तो अंग्रेजी शासन उसे शक की निगाहों से देखता था। यह वाकया भी 1930 का ही है। देश भर में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ चुका था। अचानक एक दिन लाहिरी साहब को रेलवे सुपरिटेंडेंट का फोन आया। कई बच्चे चुनार से बेटिकट आ गए हैं और किराया देने को भी तैयार नहीं है। यह एक विचित्र स्थिति थी। लाहिरी साहब तुरंत मौके पर पहुंचे। उनकी गाड़ी पहुंचते ही बच्चों ने जोर जोर से महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिया। लाहिरी साहब जानते थे कि लोग उस समय पुलिस को देखते ही भड़क उठते थे। कठिन समय था। वे कोई हिंसा नहीं चाहते थे। फिर सामने बच्चे थे, वयस्क नहीं, जिनके साथ जोर जबरदस्ती की जाए। उन्होंने उनसे वैसा ही व्यवहार किया जैसा आम बच्चों से किया जाता है। हल्की पुल्की बातें की, किस्से सुनाए। उनके सहज व्यवहार का और मुस्कुराते रहने का काफ़ी असर पड़ा। समझाने के बाद बच्चे प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचे और 2 पंक्तियों में खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि आखिर वे चाहते क्या हैं। इस पर वे चुप रहे। दरअसल वे सब जेल जाने के लिए आए थे। लाहिरी साहब ऐसा नहीं चाहते थे। तय किया गया था कि केवल 16 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को जेल भेजा जाएगा। इस पर सभी बच्चों ने कह दिया कि उनकी उम्र 16 से अधिक है। विचित्र स्थिति थी। अंत में सबको एक बस में चढ़ाकर शहर के बाहर छोड़ दिया गया, पर वे सब कदम ताल करते हुए फिर शहर में चले आए। इस बार शहर में उनका स्वागत किया गया। ऐसा 3 दिनों तक चलता रहा। बच्चों के नए नए जत्थे बेटिकट चुनार से आते और सारे प्रशासन को हैरान कर देते। अंत में लाहिरी साहब ने इलाहाबाद फोन करके इन बच्चों को वहीं से ट्रेन में चढ़ने से रुकवाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सूझबूझ से यह मामला बिना किसी जोर जबरदस्ती के सुलझा लिया। 1932 में लाहिरी साहब मिर्जापुर में ही सेवारत थे। वहाँ के जिलाधिकारी मिस्टर CD वुड उन अधिकारियों में से थे जिन्हें यह गलतफहमी थी कि हर व्यवस्था को बनाए रखने का भार अंग्रेजों पर ही है। वहाँ ओझला नाले पर हर साल एक मेला लगता था। यह सालाना मेला वहाँ की उन मल्लाहों के सम्मान में लगाया जाता था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ईरान और इराक की सीमा पर स्थित यूफ्रेटस नदी पार करके अंग्रेजी सेना की मदद की थी। मिर्ज़ापुर के 2 बड़े कालीन व्यापारी इस मेले के आयोजन के लिए बड़ी धनराशि खर्च करते थे। मेले का खर्चा नागरिकों द्वारा उठाए जाने के बावजूद उन सबको 2ym दर्जे में इंतजाम में बैठना पड़ता था। पहले दर्जे का इंतजाम नागरिक अपने खर्च पर अंग्रेज अधिकारियों के लिए करते थे। मेले वाले दिन सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक मिस्टर वुड लाहिरी साहब के पास पहुंचे और बोले, यहाँ के इंतजामात बेहद खराब हैं, बल्कि मैं तो इसे घटिया बंदोबस्त कहूँगा। लाहिरी साहब समझ नहीं पाए कि अचानक मिस्टर वुड को क्या हुआ। फिर मालूम हुआ कि उनके पहले दर्जे के पाले, जो कि उस वक्त खाली थे, में कुछ स्थानीय नागरिक जाकर बैठ गए हैं। मिस्टर वुड को यह अपनी शान के खिलाफ लगा। लाहिरी साहब उनके इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने इस संदर्भ में घर पहुंचते ही मिस्टर वुड को एक पत्र भी लिखा। पत्र पढ़कर अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने के बजाय मिस्टर वुड ने डिविजनल कमिश्नर मिस्टर पन्नालाल को एक पत्र दिखाते हुए लाहिरी साहब की शिकायत कर डाली। लाहिरी साहब को तलब किया गया। उन्होंने बेखौफ सारी बात अपने सीनियर के सामने स्पष्ट कर दी। इंतजामात में कहीं कोई कमी नहीं थी। यह बस मिस्टर वुड के पूर्वाग्रहों का परिणाम था।
मिस्टर पन्नालाल पूरी बात समझ गए और उन्होंने मिस्टर वुड और लाहिरी साहब का हाथ मिलवाकर उनकी सुलह करा दी। किंतु पूर्वाग्रहों से ग्रस्त मिस्टर वुड अकेले अफसर नहीं थे। गांधी इरविन पैक्ट 1931 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बीच महात्मा गांधी का जेल में आना जाना लगा ही रहता था। यह वही समय था जब सभी कांग्रेसी नेताओं पर अंग्रेजी सरकार की पैनी नजर थी और अधिकांश बड़े नेता जेल में ही थे। ऐसे में महात्मा गांधी से संबंधित किसी भी मसले पर अंग्रेज हुक्मरान जरूरत से ज्यादा अधीर हो उठते थे। ऐसा ही हुआ जब गांधी जी कानपुर से लखनऊ की रेल यात्रा कर रहे थे। बीच में अजगैन स्टेशन पड़ता था, जहां उनसे मिलने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भीड़ संभालने के लिए पुलिस की मदद ली गई थी। उस समय लाहिरी साहब उन्नाव के एसपी थे। बंदोबस्त बिना किसी अवांछित घटना के पूरा हुआ। इस बात से पूरा महकमा बहुत खुश था। इस यात्रा के कुछ वक्त बाद अचानक लाहिरी साहब को सीआईडी विभाग के डीआईजी मिस्टर R.A. हार्टन का पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में आरोप लगाया गया था कि अजगैन बंदोबस्त के दौरान सब इंस्पेक्टर सूरज नारायण ने अपने हाथों से गांधी जी को माला पहनाई। ऐसा साबित होने पर एक संगीन जुर्म बन जाता, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की नज़र में गांधी जी विद्रोही थे। पत्र का उत्तर ना देते तो लाहिरी साहब बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। फिर सूरज नारायण एक अच्छे अधिकारी थे। ऐसे में उन्होंने खुद अजगैन जाकर मालूमात करना ठीक समझा। पड़ताल के बाद पता चला कि उस दिन जब गांधी जी की गाड़ी स्टेशन पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर फूल मालाओं के साथ भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूरज नारायण खुद गांधी जी की खिड़की के बगल में जा पहुंचे। लोगों द्वारा फेंकी जा रही फूल मालाएं सूरज नारायण पर भी गिरी और उन्होंने उन मालाओं को गांधी जी के हाथों में दे दिया। इस तरह लोगों ने गांधी जी को देने के लिए दान इत्यादि भी सूरज नारायण के हाथों में ही रख दिया था। इससे भगदड़ मचने की आशंका कम हुई। किसी ने भी सूरज नारायण को खुद गांधी जी को माला पहनाते हुए नहीं देखा था। सूरज नारायण निर्दोष साबित हुए। वापस आने पर लाहिरी साहब ने जो पड़ताल की वही रिपोर्ट में लिखकर मिस्टर हार्टन को भेज दी। मिस्टर हार्टन इस जवाब से संतुष्ट ना थे। उन्होंने दबे लहजे पर ही सही पर लाहिरी साहब पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगा दिया। किंतु लाहिरी साहब ने अपना पक्ष साक्ष्यों के साथ रखा था। उनके इस व्यवहार से महकमे में आला अधिकारियों ने अपने जूनियर के प्रति सहयोग और उससे भी ज्यादा सत्यनिष्ठा के प्रति अपने समर्पण का नया उदाहरण स्थापित किया। चुनौतियां स्वीकार करने वाला। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेजी सरकार भारत छोड़कर जा तो रही थी, पर अंग्रेज हुक्मरानों का मानना था कि उनके जाते ही देश की शासन व्यवस्था चरमराकर गिर जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का पद त्यागने से पूर्व लखनऊ से कानपुर की यात्रा की थी। तैनात पुलिस कर्मियों में से एक कांस्टेबल सावधान नहीं हो पाया था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर से कहा था, इनका अभी से यह हाल है। आईजी पद का नया नया कार्यभार संभालने वाले लाहिरी साहब ने इस टिप्पणी को चैलेंज की तरह लिया था। उस समय भारतीय पुलिस अपने संक्रमण काल में थी। ऐसे में जरूरी था कि पुलिस को पुनः संगठित ही नहीं पुनः निर्मित भी किया जाए। इस पुनर्गठन का फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश के कुख्यात डाकू जगह जगह हरकत में आ गए। उन्हें पकड़ने के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा गया। आगरा, एटा, बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर सभी इलाकों में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। तब तक बंटवारा भी हो चुका था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या भी जटिल थी। उनके साथ पाकिस्तान में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था उससे वे भयंकर आक्रोश में थे और शांत बैठना नहीं चाहते थे। पुलिस को कभी कभी तो बहुत कम समय के लिए नोटिस पर ही प्रदेश के कई कई हिस्सों में एक साथ जाना पड़ता था। विभागीय लोगों की भारी कमी महसूस होने लगी थी। समय पुनरावलोकन का भी था। व्यवस्था कायम रखना वाकई मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं हालात में उस समय मेलों, त्योहारों के प्रबंध और सांप्रदायिक दंगों पर काबू पाने के लिए पीएसी के 11 बटालियनों का गठन हुआ। यही नहीं, लाहिरी साहब के प्रयासों से राज्य सरकार ने अतिरिक्त कंपनी नियुक्त करने की मंजूरी भी दे दी।
पीएसी में 11 बटालियनों के आधार पर 86 कंपनियां बनाई गईं। इनमें से 50 को केवल प्रोन्नत ही नहीं किया गया, बल्कि आधुनिक प्रशिक्षण के साथ विकसित कर सुविधाओं से लैस भी किया गया। इन्हें रिकॉर्ड समय में तैनात किया गया था। अपने गठन के 3 महीने के भीतर ही पीएसी बल ने काम करना भी शुरू कर दिया। जल्द ही उत्तर प्रदेश पीएसी बल ने अपना लोहा देश भर में मनवा लिया और कई राज्यों से इनकी मांग होने लगी। सन 1952 में लाहिरी साहब की इस कोशिश का रंग पूरा निखर कर आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी को ध्वज प्रदान करने लखनऊ आए। भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन को लगभग 50,000 लोगों ने एक साथ देखा। इस आयोजन में पंडित नेहरू ने मुक्त कंठ से उत्तर प्रदेश पीएसी बल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हर बार जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश पीएसी बल न केवल अपने प्रांत के लिए बल्कि हर उस प्रदेश की जरूरत के लिए खड़ा हुआ है जहां से मदद की गुहार आई हो। इनका काम अत्यंत सराहनीय रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे और पीएससी बल की इस उपलब्धि पर पंडित नेहरू ने लाहिरी साहब को व्यक्तिगत बधाई भी दी। 1942 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पुलिस दल के वायरलेस विभाग की स्थापना हुई। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। बंटवारे के समय और उसके बाद भी अनेक मौक़ों पर जब्तार और फोन में खंभे उखाड़ कर फेंक दिए जाते थे, रेलवे लाइनें क्षतिग्रस्त कर दी जाती थी, तब इसी वायरलेस विभाग से पुलिस अपना काम कर पाती थी। अपने सीआईडी के कार्यकाल के दौरान लाहिरी साहब ने इस विभाग को बहुत करीब से समझा। उन्होंने इस विभाग को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसका इस्तेमाल इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ अर्धकुंभ मेलों में भी किया गया। खुद गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन सब व्यवस्थाओं के लिए लाहिरी साहब की प्रशंसा की। लाहिरी साहब ने 55 वर्ष की आयु में अक्टूबर 1953 में पुलिस सेवा से अवकाश प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय आईजी होने के साथ ही पीएसी का गठन और 12 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस चौकियों का निर्माण उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शुमार है। उन्होंने ही इन चौकियों को वायरलेस सेवा से भी लैस कराया था। इसके अतिरिक्त फर्रुखाबाद पोस्टिंग के दौरान अद्वितीय साहस के लिए उन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी नवाजा गया था। लाहिरी साहब का हमेशा से ही यह मानना रहा था कि अगर अधिकारियों और सरकार के बीच का तारतम्य अच्छा हो तो विभाग का काम करना, नए बदलाव लाना और सुधार कर पाना सरल हो जाता है। अधिकारियों को अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वे समस्या से जूझने के लिए नए विकल्पों की खोज कर पाते हैं। सेना निवृत्ति के बाद भी लाहिरी साहब सक्रिय रहे और 1953 में लाल बहादुर शास्त्री के अधीन वे रेलवे सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर वे 1957 तक रहे। उन्होंने खुद लंबी यात्राएं की, रेलवे में सुरक्षा की ज़रूरतों को समझा और रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया। इसके पश्चात 1959 से 1962 तक वे हिंदुस्तान स्टील के सुरक्षा सलाहकार रहे। यहाँ उन्होंने कारखानों द्वारा की गई औद्योगिक प्रगति को समझा। इस दौरान उन्होंने आसनसोल, धनबाद, दुर्गापुर, चित्तरंजन और बोकारो जैसे शहरों को अपने सामने विकसित होते हुए देखा। 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया। ऐसे में उन्हें 1.5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश शासन में सिविल डिफेंस का सचिव पद संभालने के लिए कहा गया। यह कार्य महत्वपूर्ण होने के साथ साथ चुनौतियों से भरा हुआ भी था। इस दायित्व की पूर्ति भी उन्होंने पूरी निष्ठा से की। होमगार्ड विभाग का गठन उन्होंने इसी दौरान किया। 1966 से 1968 तक वे उच्च स्तरीय रेलवे सुरक्षा योजना कमेटी के सदस्य रहे। एक बार फिर उन्हें बड़े शानदार तरीके से भारत दर्शन का अवसर मिला। उस समय उनके लिए खास वातानुकूलित कोच हुआ करते थे, जिसमें कई कर्मचारी उनकी खिदमत के लिए नियुक्त रहते थे। 1969 से 1972 तक वे भारत सरकार के शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के स्टडी ग्रुप में रहे। उनका काम था बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के विषय में गहन अध्ययन कर समाधान पर अपने विचार देना। उन्होंने स्टडी ग्रुप और उच्च स्तरीय कमेटी दोनों की ही रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। इन सरकारी कार्यों के अलावा लाहिरी साहब कई गैर शासकीय कार्यों में भी संलग्न रहे।
वे 1953 से 1973 तक उत्तर प्रदेश स्काउट एंड गाइड संस्था के स्टेट चीफ कमिश्नर रहे। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद में भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल की स्थापना की। भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल इलाहाबाद में सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। 1963 से 1971 तक वे संघ लोक सेवा आयोग के निमंत्रण पर विभिन्न सेवाओं के चयन के इंटरव्यू बोर्ड में भी रहे। लाहिरी साहब ने अपनी जीवनी बिफोर एंड आफ्टर लिखी। उनका मानना था कि जीवन में जब तक अपना काम आनंद के साथ किया जाए, उम्र आपको पछाड़ नहीं सकती। वे जीवन इसी फलसफे पर जीते थे कि आदमी उतना ही वृद्ध होता है जितना वह अनुभव करता है। जीवन में अंतिम समय तक उन्होंने बागवानी, बच्चों के साथ हिलने मिलने और पढ़ने का शौक को जिंदा रखा। उन्होंने अपने सामने पूरी कानून व्यवस्था को कई बार बदलते देखा। अनेक बड़े बदलावों का वे खुद हिस्सा भी रहे और कई बार तो इन बदलावों की नींव भी उन्होंने स्वयं डाली। ऐसे अफसर समाज के सामने समर्पण और जिंदा दिली की नई मिसाल कायम करते हैं। ये ध्रुव तारा होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं। लाहिरी साहब ने पिछड़े और अव्यवस्थित समाज को कभी दोष नहीं दिया, बल्कि जो कम था, अपूर्ण था, उसे मुकम्मल करने में आजीवन लगे रहे। समाज के लिए जिए और अपने पीछे प्रेरणा का एक अविरल सोता छोड़। और इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। अब ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अब मिलते हैं इसके दूसरे चैप्टर के साथ दूसरे वीडियो में। सो तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।